हेलो जी। दिस इज सी ए आफाक और आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम एसपीएम के चैप्टर नंबर 11 की एक क्विक रिकैप देखेंगे, क्विक समरी जो है वो देखेंगे। तो चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर का नाम है जी मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले इसके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप का कंसेप्ट दिया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करना और उनसे काम निकलवाना, दैट इज मैनेजमेंट। जबकि लीडरशिप ये है कि लोगों को इस तरह से इंस्पायर करना कि उनको एक कॉमन गोल कम्युनिकेट कर देना और फिर उनको इस तरह से इंस्पायर करना कि वो सब लोग मिलकर काम करें, दैट इज लीडरशिप। तो मैनेजमेंट में और लीडरशिप में बहुत ज्यादा फर्क है। मैनेजर्स और लीडर्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली? मैनेजर्स जो होते हैं वो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप है, वो डूइंग थिंग्स राइट, एडमिनिस्टर करते हैं, सिस्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं, कंट्रोल के ऊपर रिलाई करते हैं, शॉर्ट रेंज रिव्यू रखते हैं। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रखते हैं, डूइंग द राइट थिंग्स, इनोवेट करते हैं, लोगों के ऊपर जो है वो फोकस डेवलप करते हैं, ट्रस्ट को इंस्पायर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थ्योरी आ जाती है अर्ली एंड मॉडर्न मैनेजमेंट की। इसमें कुछ जो है वो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज हैं और कुछ जो है वो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि प्रायर टू 1880 की कुछ थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर बेसिकली इन्होंने पहली जो थ्योरी है वो दी थी 1856 टू 1915, इनका इरा था। इन्होंने बेसिकली जो कहा था वो ये कहा था कि हर काम को करने का कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका होता है, आपको किसी ना किसी तरह से उस काम के करने के तरीके को क्रैक करना है। और उसके बाद जब एक दफा आप उस तरीके को क्रैक कर लेते हो, साइंटिफिक वे को फाइंड आउट कर लेते हो, तो फिर आपको पता लगाना है कि बेसिकली उस काम को करने का क्विकेस्ट वे कौन सा है, और फिर स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आना है कि लोग जो हैं कामों को डिवाइड कर देना बेसिकली ना फेजेस के अंदर। ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, फेज 3 है, और हर फेज की एक अलग से टीम होगी। यानी कि अगर फेज 1 की टीम है, लेट से अगर हम कपड़े की बात करते हैं कि आप एक कपड़े की मार्केट के अंदर काम करते हो, तो जो लेट से जो फेज 1 है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि कपड़ा काटेगा। फेज 2 वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि उसको सफाई करेगा कपड़े की। फेज 3 वाला क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टिचिंग करेगा। ठीक है जी। तो उन्होंने ये बात की थी कि आप डिवाइड कर लो काम को। और एक और बात हुई थी कि जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, आपने उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, यानी कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है हमको लाजमी देखना है। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है कि जब एक ही काम एक बंदा करता रहेगा तो उससे बोरियत हो जाएगी, बोर्डम आ जाएगी, और इनोवेशन का कोई चांस भी नहीं निकलेगा। फिर आ जाते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने कहा था जी कि आपने प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और उसके कोऑर्डिनेट और कंट्रोल भी करना है। इसके बेसिकली जो एक्रोनिम बनता है याद रखने के लिए, आसान करने के लिए, जिसको हम नेमोनिक भी बोलते हैं, वो है डेडू सी आई क्रॉस यू। उसके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क है कि आपने काम को डिवाइड कर लेना है, अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक ही बंदा होना चाहिए जिसका कमांड चले। स्केलर चेन है कि हायरार्की हो प्रॉपर। इक्विटी है, स्पिरिट डी कॉप्स यानी कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए। इसी तरह से इनिशिएटिव होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन हो, रेम्यूनरेशन अच्छी मिले, ऑर्डर होना चाहिए, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद जो हमारे पास अगली थ्योरी आ जाती है वो लिंडल अर्विक की आ जाती है। लिंडल अर्विक ने जो दी थी थ्योरी, ऑब्वियसली उसको हम करते हैं, लेकिन उसको याद रखने के लिए जो नेमोनिक है वो बैड क्रॉस, और इसके अंदर जो सी है वो 3 दफा है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात की थी कि बैलेंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है वो यूनिट्स को बैलेंस में रखे, अथॉरिटी जो है वो एक क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर हर पोजीशन जो है उसके हिसाब से डेफिनेशन एक लाजमी सेट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बंदा एक्सेप्ट करे, ऑब्जेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद वेबर आ गए, वेबर एंड ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था कि एक चेन ऑफ हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है जी। यानी कि एक प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, और उसकी बेस के इसके ऊपर लोगों की प्रमोशंस होनी चाहिए। लोगों को इस तरह से सिलेक्ट किया जाना चाहिए कि वो लोअर रैंक से ऊपर रैंक की तरफ आए। तो रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है जी। डिवीजन होनी चाहिए लेबर की, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म का एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास रोज मेरी स्टीवर्ट आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। उन्होंने 4 मेन फीचर्स ये थे कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए काम की, अथॉरिटी की प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ रूल्स होना चाहिए, और इम्पर्सनल यानी कि आपने इम्पार्शियल यानी कि बाइसनेस जो है उसको काम से दूर रखना है। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर आगे जी न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी या बिहेवियरल अप्रोच। इसके अंदर एल्टन मायो सबसे पहले आए। एल्टन मायो ने बेसिकली क्या कहा था, एल्टन मायो की जो थ्योरी थी वो ये थी कि इंसान की पैसे के अलावा भी कुछ जरूरियात हैं। यानी कि जो काम है ना, यानी कि जो वर्क प्लेस है वो इंसान के लिए मोर देन जस्ट
पैसे कमाने की एक जगह है, उसकी प्रॉपर सोशल लाइफ वहां एग्जिस्ट करती है। और अगर आप उसको अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उन लोगों को जो है वो मोटिवेट करने के लिए उनको रिवॉर्ड दोगे, तो वो इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। बेसिकली जो ब्रीफ इसकी है एल्टन मायो की, वो ये है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी प्रोडक्टिविटी का, हॉथरॉन प्लांट एट वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी पे। ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो ये था कि मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि उनको अच्छा भी लगे। ठीक है जी। सेटिस्फेक्शन का एक एलिमेंट ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। इसी तरह से मिग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स बेसिकली क्या कहती है कि जो एवरेज पर्सन है उसको काम करना पसंद नहीं है। ये बेसिकली उसकी अप्रोच है जो आप कह लें कि मजदूर तबका है ना, ये उसकी अप्रोच है कि उसको काम करना पसंद नहीं है, सर पे डंडा होगा तो फिर ही वो काम करेगा, उसको जो है वो अथॉरिटी लेना पसंद नहीं है। ये थ्योरी एक्स है। थ्योरी वाई क्या है कि इंसान को काम लेना पसंद है, वो काम करना पसंद करता है, बल्कि वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आना पसंद करता है, डेलीगेट करना पसंद करता है। ये थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स है फैक्ट्री के वर्कर्स को मैनेज करने के लिए, और थ्योरी वाई है मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरह हमारे पास विलियम ऊची की जो थ्योरी सी है वो आ जाती है। बेसिकली एक स्टडी की गई और देखा गया कि जो अमेरिका है, नो डाउट कि वो बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जापान के अंदर लोग जो हैं वो अपनी कंपनी छोड़ते ही नहीं थे। जब उसकी वजह देखी गई तो यही देखा गया कि जो मैनेजर्स हैं उनका बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता था और ये ज्यूम किया जाता था कि जो वर्कर है उसकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल्टी है, कंपनीज भी उसके बदले में उनको लॉयल्टी शो करती थी। तो थ्योरी सी क्या कहती है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब रोटेशन दो, जनरलाइजेशन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी की, उसके ऑपरेशंस की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट्स की। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट यानी कि 1950 टू प्रेजेंट, इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच या सिस्टम्स अप्रोच आ गए। पीटर ट्रकर आ गए। पीटर ट्रकर ने क्या कहा, उन्होंने 5 एरियाज जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बताया कि ऑब्जेक्टिव सेट करो, वर्क को ऑर्गेनाइज करो, मोटिवेट करो और कम्युनिकेट करो, फिर मेजर करो काम को, और फिर लोगों को डेवलप करने का भी इन्होंने कहा। इसी तरह से उन्होंने मजीद जो 3 एस्पेक्ट्स थे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में, उन्होंने बताया कि बिजनेस को भी मैनेज करना है, मैनेजर्स को भी मैनेज करना है, और काम को भी मैनेज करना है। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो हेनरी मिन्सबर्ग आ गए। हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा कि बेसिकली जो कोई भी मैनेजर होता है उसको बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज के अंदर ब्रॉड जो है वो 10 फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरपर्सनल में क्या है कि वो फिगर हेड है, वो लिएजन करता है, वो लीडर है। इंफॉर्मेशनल में क्या है कि वो मॉनिटर कर रहा है, डायसेमिनेटर है, स्पोक्समैन है। और डिसीजन मेकिंग के अंदर वो इनिशिएटर है, इंप्रूवर है, चेंजर है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर है, निगोशिएटर है। इसी तरह से कंटीजेंसी थ्योरी आ गई। कंटीजेंसी थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो हालात हैं उसके मुताबिक आपने किसी ना किसी तरह से वो करना है। इसी तरह से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है, वर्क फोर्स प्लानिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को हायर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए होंगे, यानी कि एक प्रॉपर फोरकास्ट करते हैं कि हमें आने वाले साल में या आने वाले टाइम में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सारी चीजों को देके कितने लोग चाहिए, किन किन क्वालिफिकेशंस के साथ चाहिए, कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग रिटायर हो जाएंगे या रिजाइन कर जाएंगे, और हमें मजीद कितने लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। इसी तरह से हम फिर करंट रिसोर्सेज को असेस करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें ही किसी को खैर बात कह देना है। और फिर हम जो पॉलिसीज और प्लान है वो बनाते हैं। आमतौर पर ये होता है कि डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है कि कितनी शॉर्टेज है और उसको किसी तरह से जो है वो फिलअप करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या है कि कोई भी जब पोजीशन ओपन होती है तो उसके लिए हर बंदा जो है वो जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा, जितने भी लोग जब उसमें अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज रिक्रूटमेंट। और फिर जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से जिनकी सिलेक्शन होनी है दैट इज सिलेक्शन। ठीक है जी। तो रिक्रूटमेंट के स्टेजेस हैं 3। कि सबसे पहले तो आप एग्री करें कि कोई वैकेंसी है जिसको फिल करना है, फिर वो स्किल्स ढूंढें जो उस जॉब के लिए जरूरी है, और फिर ऑब्टेन एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, एप्लीकेशंस फॉर द जॉब वैकेंसी। और सिलेक्शन में क्या है कि आपने सिलेक्ट करना है और फिर इंटरव्यूज करने हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर्स आ जाते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर का काम सिर्फ इतना होता है कि या तो वो लाइन मैनेजर होगा और वो डिसाइड करेगा कि मैंने जो बंदा रखना है उसकी क्या क्वालिफिकेशन या क्या वो होनी चाहिए, या फिर वो क्या करेगा कि वो जो एचआर है उसको कम्युनिकेट कर देगा कि मुझे एक बंदा चाहिए। ठीक है जी। एचआर स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं, हेड हंटर्स कहा जाता है इनको। ये क्या करते हैं कि बहुत सी कंपनीज अपना जो आउटसोर्स कर देती हैं हायरिंग का प्रोसेस। रिसेंटली केपीएमजी ने अपना जो हायरिंग का प्रोसेस है वो आईबीए को आउटसोर्स किया कि हम इसके अंदर अब नहीं रहेंगे, आप हमें हायर करके देंगे। ट्रेनिज जो हैं वो केपीएमजी ने आउटसोर्स कर दिया है। इसी तरह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं।
पुअर रिक्रूटमेंट की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि जो जॉब एडवर्ट है वो आपने सही से उसको सही मीडियम के थ्रू उसको प्रोपोगेट नहीं किया, या हो सकता है आपने जो जॉब का एनालिसिस है वही आपसे सही नहीं हुआ, या ये भी हो सकता है कि मिनिमम एप्लीकेशन ही आपके पास सही नहीं आई। और पुअर सिलेक्शन के लिए भी कि आपने जो कैंडिडेट है उसको सही से सिलेक्ट नहीं किया, इसकी भी वेरियस रीजंस हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर आ जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि लोग जब प्रमोट होते हैं तो ऑब्वियसली एक मैसेज आता है बाकी सारी वर्कफोर्स को कि आपने भी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और बेसिकली एक जब आप इंटरनली लोगों को प्रमोट कर रहे होते हो तो उसकी वजह से एक कल्चर जो है वो आ जाता है, और आपको बाहर से कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ रहा। जो ऊपर वाली पोजीशन पे बंदा आ रहा है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ बहुत अच्छे से जो है वो वाकिफ है। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सॉर्ट ऑफ कि कुछ लोगों को जो है वो इससे जेलसी भी हो सकती है कि यार ये बंदा क्यों प्रमोट हो गया, या ये भी हो सकता है कि एक ऐसा मैसेज चला जाए कि आप कुछ करो या ना करो एक सर्टेन टाइम के बाद आपने प्रमोट हो जाना है। इससे ये भी हो सकता है कि आप बाहर से कोई फ्रेश ब्लड आने नहीं दे रहे, तो न्यू आइडियाज आप नहीं आने दे रहे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, मीडिया एडवर्टाइजिंग है कि जिस तरह आपको पता है लिंक्डइन फेसबुक आजकल यूज हो रहा है जॉब की एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर हम जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? बेसिकली आपसे डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है जी। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का पर्पस क्या है कि आप सारी की सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हमको दे दो। इसकी लिमिटेशन यही है कि हो सकता है कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा हो। ठीक है। फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली रेफरेंस का मतलब ये है कि आपके और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है जो ये बता रही है एम्प्लॉयर को कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली इसके भी प्रॉब्लम्स हैं कि हो सकता है वो बंदा झूठ बोल दे, हो सकता है कि वो आपके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू ना दे, हो सक ब्ला ब्ला 100 तरह के मसले मसाइल इसमें आ सकते हैं। फिर जॉब एनालिसिस आ जाता है जी। कि डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस का? जॉब एनालिसिस है कि एक जॉब को आपने अच्छे से एनालाइज करना है कि ये जॉब क्या करेगी, ये किसको रिपोर्ट करेगी, इसके अंडर कौन काम करेगा, इसकी पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी हायरार्की क्या है। ये सारे का सारा बेसिकली जॉब एनालिसिस है। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी आपको चाहिए होती है? जॉब पर्पस, जॉब कंटेंट, अकाउंटेबिलिटीज, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, करियर डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर। इसी तरह से कुछ स्किल्स हैं जो जॉब एनालिसिस के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या पूछना है, इन्फॉर्मेशन क्या देखनी है। और इसी तरह से आपने कुछ एनालिसिस आपको करने की सलाहियत होनी चाहिए कि आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना सको और पर्सन का एनालिसिस कर सको उस जॉब के लिए। इसी तरह से जस्टिफाइंग द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस, के जो जॉब एनालिसिस है ऑब्वियसली इसका यूज है कि आप जब जॉब की डिस्क्रिप्शन बनाते हो या स्पेसिफिकेशन, उस टाइम इसका बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन अगर आपने उन चीजों को यूज नहीं करना तो फिर ये रिडंडेंट हो जाती है। इसी तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है? उस जॉब का टाइटल आता है, जॉब किसको रिस्पॉन्ड करेगी, सारे का सारा उसमें आएगा कि इस कौन सा डिपार्टमेंट है, जॉब जो है पर्पस क्या है जी। जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस ये है कि इसको जो है वो जॉब की इवेल्युएशन जब हमने करनी होती है तो हम सामने जॉब डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं और बाद में उसको उसके अगेंस्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। अप्रेजल प्रोसेस के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ सकता है। पर्सन स्पेसिफिकेशंस है जी। पर्सन स्पेसिफिकेशंस के अंदर हमें पता चलता है कि रॉजर ने एक मॉडल दिया था और उसने कहा था कि फिजिकल मेकअप, अटेनमेंट्स, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, स्पेशल एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, डिस्पोजिशन, अडेप्टेबिलिटी और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से उसका 7 पॉइंट प्लान था। इसी तरह से जो मुनिर ऑफ फ्रेजर है उसने भी एक जो है वो अपना 5 पॉइंट प्लान दिया था। उसने कहा था इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल देखो, क्वालिफिकेशन देखो, ब्रेन्स एंड एबिलिटीज देखो, मोटिवेशन देखो और उसकी एडजस्टमेंट देखो। फिर चेंजिंग एटीट्यूड से वर्क है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो जो काम है उसकी नेचर बदल रही है। अब जो है वो फुल टाइम लोग काम कम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास शेमरॉक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि कुछ जो है वो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। उनसे 8 घंटे वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहते हैं। उनकी डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको पैसे मिलते हैं, उनको बोनस मिलता है। फिर दूसरी तरफ आ जाती है फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स ऑफ इन सोर्स वर्कर्स। ये वो होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया जा रहा होता है। ये उस टाइम के लिए आते हैं जिस टाइम काम होता है और उसके बाद चले जाते हैं। बेसिकली ये पोर्टफोलियो बेस्ड काम लोग कर रहे होते हैं। और इसी तरह से कुछ आउटसोर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे जब उनकी जरूरत होगी, जैसे प्लम्बर्स वगैरह। ठीक है जी। इसी तरह से सिलेक्शन मेथड्स हैं हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पता है कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है। इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वो वन वे एक पर्सन भी ले सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब है कि एक ही तरह के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि हर जो पार्टिसिपेंट होगा उससे डिफरेंट इंटरव्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो है वो सिक्वेंशियल इंटरव्यू हो सकता है कि पहले आप एक इंटरव्यू दोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे आप अक्सर ट्रेनिंग जब इंडक्शन के लिए आप जाते हो तो पहले मैनेजर, फिर
सॉरी पहले एचआर फिर मैनेजर और फिर पार्टनर का इंटरव्यू होता है। इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है कि वो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू ऐसे सिनारियो में लेके जाएं कि आपको स्ट्रेस के थ्रू गुजारा जाए और वो देख सकें कि आप स्ट्रेस में कैसे परफॉर्म करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज ये होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करके दिखाएं, और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से टेस्ट हैं जी, टेस्ट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट ये वो टेस्ट है जो इंडक्शन के टाइम पे फर्गूसन और केपीएमजी अब लेती है। कंपिटेंस टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, ब्ला ब्ला, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि उन्होंने कौन सा टेस्ट लेना है। इसी तरह से ग्रुप सिलेक्शन मेथड है। ग्रुप सिलेक्शन मेथड में सिंपल ये है कि आपको जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप जो है उनको मौका दिया जाता है काम करने का, और उसको पूरे के पूरे ग्रुप को हायर किया जाता है फिर। यूजफुलनेस एंड वीकनेस ऑफ सिलेक्शन मेथड्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली इसकी यूजफुलनेस यही है कि वो एक फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस के तौर के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी वीकनेस ये है कि एम्प्लॉई या कैंडिडेट झूठ बोल सकता है। इंटरव्यूज अगेन एक बड़ा अच्छा तरीका है कि वो मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन इसका जो है वो नेगेटिव साइड या डार्क साइड ये हो सकती है कि इसमें पर्सनल बाइसनेस आ सकती है। टेस्ट में भी जो है वो टेस्ट का बड़ा अच्छा एक फायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है, लेकिन इसकी डार्क साइड एक ये है कि हो सकता है कि टेस्ट जो है वो कोचिंग के जरिए प्रिपेयर किया जा रहा हो। जिस तरह नेस्ट वगैरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसकी बकायदा प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जब कोई बंदा सारे के सारे फेजेस से गुजर कर सिलेक्ट हो जाता है तो फिर इसको जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जो है वो ऑफर की जाती है। जब से वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर जो प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट का वो पूरा हो जाता है। दैट वाज चैप्टर नंबर 11। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है।